नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट। प्रथम वीडियो में आप सभी ने तक्षशिला के महान आचार्य और भारतीय राजनीति के जनक कौटिल्य के सामाजिक दर्शन अर्थात सामाजिक विचारों को अत्यंत सरलतम तरीके से सामान्य और सहज भाषा में सटीक और संक्षिप्त सारगर्भित विश्लेषण के रूप में आत्मसात किया, जो निश्चित रूप से आपका ज्ञान वर्धन करेगा। जी हाँ साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर विषय से संबंधित वास्तविक परीक्षा प्रायोगी दृष्टिकोण से अध्ययन करवाया जाएगा। अतः आप स्वयं भी इसका अध्ययन करें एवं अपने दोस्तों को भी इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करें, क्योंकि यह है आपका अपना YouTube चैनल। और इसी कड़ी में हमारे आज के अध्ययन का शीर्षक है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य के विचार। साथियों, मानव मस्तिष्क में हमेशा से यह प्रश्न उठता है कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई। राज्य की उत्पत्ति का वास्तविक आधार क्या रहा है। इस प्रश्न का जवाब समयानुसार पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दिया है। विचारों की इसी भिन्नता के कारण राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अनेक निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, लेकिन सभी विद्वान किसी निश्चित सिद्धांत पर सहमत नहीं हो पाए हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इस मत को स्वीकार्यता दी है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। इस संबंध में अनेक सिद्धांत व निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, जिनमें प्रथम है देवीय सिद्धांत। इसके समर्थक हैं भारतीय राजनीतिक विचारक मनु और आदर्शवाद के जनक और समर्थक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हीगल। मात्र सिद्धांत, इसके समर्थक हैं मॉर्गन, मैकलेलन, जेंक्स और अन्य विद्वान। पितृ सिद्धांत, इसके समर्थक हैं हेनरी मैन, डिग्वेट और अन्य विचारक। अगला सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके समर्थक हैं भारतीय राजनीति के जनक कौटिल्य और अन्य समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो। विकासवादी सिद्धांत, इसके समर्थक हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक गार्नर और बार्कर। शक्तिवादी सिद्धांत, इसके समर्थक हैं ग्रेगरी सप्तम और डेविड ह्यूम। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सभी विद्वानों ने इस मत को स्वीकार्यता दी है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। इस अवस्था को पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मॉर्गन ने सेव एज का नाम दिया है, जबकि भारतीय धर्म ग्रंथों में, पुराणों में एवं शास्त्रों में इस अवस्था को कृतयुग का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मॉर्गन ने इस अवस्था को सेव एज का नाम दिया है, जबकि पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में इसे कृत युग के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में यह मानना उचित होगा कि राज्य एक ऐतिहासिक घटना है एवं मानव ने प्राकृतिक अवस्था के वातावरण से निकलकर एक सामूहिक जीवन की कल्पना की, जिसके फलस्वरूप राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। इस घटना को सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार विभिन्न सिद्धांतों में परिकल्पित किया, जिसके फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। इन सभी सिद्धांतों के नाम एवं विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोज़ को देखें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। इसी कड़ी में प्राचीन भारतवर्ष के तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान गुरु, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने भी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को वर्णित किया है। जी हाँ साथियों, आप हमारे प्रथम वीडियो का अध्ययन करेंगे तो हमने विस्तार से बताया था कि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं,
इन 15 अधिकरणों में 150 अध्याय हैं एवं इन 150 अध्यायों में 6000 श्लोक हैं, जिनमें कौटिल्य ने अपने शासन संबंधी संपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एग्जाम की दृष्टि से अर्थशास्त्र के ये महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेने हैं कि कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या 15 है, अध्यायों की संख्या 150 है, प्रकरणों की संख्या 180 है एवं श्लोकों की संख्या 6000 है। अतः इस प्रकार कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को वर्णित किया है। अतः जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के किस अध्याय में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा 13वां अध्याय। और जब यह क्वेश्चन आता है कि किस अधिकरण में राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा प्रथम अधिकरण। अतः इसको हम वापस दोहराएंगे कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को वर्णित किया है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का यह वर्णन कौटिल्य ने संवाद शैली में किया है। जी हाँ साथियों, कौटिल्य ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख न करके गुप्तचरों के माध्यम से, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुप्तचरों के माध्यम से संवाद शैली में इसका वर्णन किया है। साथियों, संवाद शैली से आशय है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर वार्तालाप या तर्क वितर्क करते हुए उस विषय के सरल एवं गहन प्रश्नों के जवाब को सरलतम तरीके से जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करे, तो इसे संवाद शैली कहा जाता है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौटिल्य ने शासक के दो विश्वसनीय गुप्तचरों को इस संवाद शैली का माध्यम बनाया है। अतः इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के विचार समझौतावादी प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ यह समझना आवश्यक होगा कि इन गुप्तचरों के माध्यम से कौटिल्य ने राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया है, क्योंकि राजा ने अपने इन विश्वसनीय गुप्तचरों को जनमानस में राजभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए भेजा है, जिससे प्रजा राजा के प्रति सदैव श्रद्धेय का भाव रखे, राजा का सम्मान करे और राजा के आदेशों को ईश्वरीय वाणी मानकर उनका पालन करे। कौटिल्य ने राजा के आदेशों के उल्लंघन को ईश्वरीय आदेशों के उल्लंघन के रूप में वर्णित किया है एवं राजा में ईश्वरीय शक्तियों का समाहित होना बताया है, अर्थात राजा को देवताओं का अंश बताया है। अतः इन तथ्यों के कारण श्री D.R. भंडारकर के अनुसार कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दैवीय सिद्धांत एवं संविदावादी सिद्धांत दोनों का समन्वय दिखाई देता है। अतः श्री D.R. भंडारकर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य को समन्वयवादी विचारक मानते हैं, क्योंकि कौटिल्य ने एक ओर जहां राजा की दैवीय प्रकृति को स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर प्रजा और राजा के मध्य समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति को माना है। अतः हमें इसे इस तरह से समझना होगा कि यहाँ कौटिल्य ने जिन ईश्वरीय आदेशों, ईश्वरीय शक्तियों और राजा को देवताओं का अंश बताकर जो उल्लेख किया है, उसका मूल कारण था कि धार्मिक भावना को मानकर प्रजा में नैतिकता का विकास करना, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल भी राजा को निरंकुश बनाना नहीं है। जी हाँ साथियों, कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा व प्रजा दोनों धर्म के अधीन हैं और दोनों को धर्म संगत आचरण करना चाहिए। यह धर्म और नैतिकता राज्य को स्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन आपको यहाँ यह समझना आवश्यक होगा कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु ने स्पष्ट रूप से दैवीय सिद्धांत का उल्लेख किया है, कौटिल्य ने नहीं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य में भय एवं डर का माहौल था। अराजक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें निर्बल लोग दुखी अवस्था में थे और सबल सभी तरह से सुखमय अवस्था में थे। कौटिल्य के अनुसार मानव में अविश्वास की भावना व्याप्त थी,
इसी भावना के कारण डर एवं भय का वातावरण निर्मित हो रहा था, जिससे चारों तरफ अराजक माहौल था। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले या आदेशित करने वाले नियमों का व संस्था का सर्वथा अभाव था, जिसमें निर्बल मनुष्य सबल मनुष्य के विभिन्न कारणों से प्रताड़ित किए जाने के कारण अपना जीवन दुखमय एवं हिंसक अवस्था में ही व्यतीत कर रहे थे। अर्थात मात्स्य न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती थी। अर्थात कौटिल्य के अनुसार सागरीय नियमों की व्यवस्था इस वसुधा पर व्याप्त थी। जिस प्रकार से सागर में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, अर्थात विशाल सागरीय जीव लघु सागरीय जीवों को अपना आहार बना लेते हैं और ये लघु सागरीय जीव अपनी लघुता एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण स्वयं को संघर्षमयी परिस्थितियों से निकालने में असमर्थ होकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से वसुधा पर निवासित सहज, सामान्य एवं सरल मानव दुर्जनों के अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों से क्षुब्ध होकर स्वयं को असहाय एवं निर्बल महसूस करते हैं। अतः प्रजाजन ने इस दुखमय अवस्था से मुक्ति हेतु वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया। जी हाँ साथियों, आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि इस अवस्था से मुक्ति हेतु उन्हीं में से एक योग्य और सक्षम मनुष्य को, जिसमें सभी की सहमति समाहित थी, अपना शासक या अपना राजा बनाया। कौटिल्य के अनुसार उसका नाम था वैवस्वत मनु। जी हाँ साथियों, इस संदर्भ में हमें दो तथ्य याद रखने हैं। प्रथम तथ्य, इस दुखमय अवस्था से मुक्ति हेतु वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया, और द्वितीय तथ्य, इस निर्णय में सभी की सहमति समाहित थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को उसके निर्वहन हेतु अनाज का 6वां भाग और व्यापार का 10वां भाग देना स्वीकार किया। जी हाँ साथियों, जब सभी ने यह निश्चित कर लिया कि यह वैवस्वत मनु सभी तरह से उनकी रक्षा करेगा एवं इस मानव समुदाय को अराजक व्यवस्था से निकालकर शांतिपूर्ण अवस्था में प्रवेशित कराएगा एवं सभी को जीवन जीने योग्य शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करेगा, तब यह समस्या उत्पन्न हुई कि वह स्वयं अपने जीवन निर्वाह हेतु किस पर निर्भर रहेगा। तो सभी मनुष्यों की इस बात पर सहमति बनी कि सभी उसे अपनी उपज का 6वां भाग और व्यापार का 10वां भाग देंगे, क्योंकि वह शासक प्रजा के कल्याण में, राज्य की रक्षा में, अर्थात प्रजा व राज्य के हितार्थ कार्य करेगा, और यह हिस्सा सभी प्रजाजनों एवं ऋषि मुनियों ने देना स्वीकार किया। जी हाँ साथियों, आपको यह विशेष तथ्य ध्यान में रखना है कि यह हिस्सा सभी प्रजाजनों एवं ऋषि मुनियों ने देना स्वीकार किया, क्योंकि राजा पर सभी की रक्षा का दायित्व था। इस प्रकार से राजा एवं राज्य की उत्पत्ति हुई, जिसमें समस्त प्रजाजन एवं राजा दोनों की भागीदारी दिखाई देती है। अतः हमें यहाँ निम्न तथ्यों को आत्मसात करना है। प्रथम, प्रजा व राजा के मध्य केवल एक ही समझौता हुआ। द्वितीय, इस समझौते के माध्यम से वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया गया। तृतीय, राजा के निर्वहन हेतु अनाज का 6वां भाग और व्यापार का 10वां भाग देना स्वीकार किया गया। चतुर्थ, राजा ने समस्त प्रजा की रक्षा करने का वचन दिया। दोस्तों, हमें यहाँ यह तुलनात्मक विश्लेषण ध्यान में रखना है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के समझौतावादी सिद्धांत में कौटिल्य, होब्स व रूसो ने केवल एक ही समझौते का उल्लेख किया है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने 2 प्रकार के समझौते बताए हैं। प्रथम समझौता जनता में आपस में, और द्वितीय समझौता जनता व राजा के बीच। अतः इस प्रकार सामाजिक समझौते के माध्यम से एक योग्य राजा को सत्तासीन करने के पश्चात कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य योगक्षेम बताया है, अर्थात प्रजा की रक्षा करना एवं प्रजा का कल्याण करना, जिसे कौटिल्य ने 4 क्रमिक भागों में बांटा है। प्रथम, अप्राप्त की प्राप्ति करना। द्वितीय,
जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना। तृतीय, जो रक्षित है उसकी वृद्धि करना। चतुर्थ और अंतिम, जो वृद्धि किया हुआ संरक्षित है उसको योग्यजनों अर्थात पात्र लोगों में वितरित करना। अर्थात इस प्रकार कौटिल्य राज्य का उद्देश्य धर्म की रक्षा करते हुए, जी हाँ साथियों, राज्य का उद्देश्य धर्म की रक्षा करते हुए वितरणात्मक न्याय व्यवस्था को लागू करना बताता है। कौटिल्य ने यहाँ जो 4 प्रकार के तथ्य बताए हैं उनमें पहला है अप्राप्त की प्राप्ति करना। यह दायित्व राजा एवं राज्य का होगा कि वह निरंतर राज्य को समृद्ध बनाने का प्रयास करे एवं सभी यथोचित तरीकों से आवश्यक सभी संसाधन प्राप्त करे। द्वितीय, जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, अर्थात अपने मानसिक एवं शारीरिक बल से शासक ने जो कुछ भी प्राप्त या एकत्रित किया है वह सदैव उसका रक्षण करेगा। किसी भी कारणवश वह इस प्राप्त संसाधनों को नहीं खोएगा और स्वयं एवं अपने अधीनस्थों द्वारा इसे रक्षित करेगा। तृतीय बात कौटिल्य ने बताई है कि शासक ने जो कुछ भी एकत्रित करके रक्षित किया हुआ है वह निरंतर उसमें वृद्धि भी करता रहे। और अंतिम बात जो कौटिल्य ने बताई है कि जो शासक के पास संरक्षित है उसे पात्र लोगों में आवश्यकता अनुसार वितरित करना ताकि सभी अपने आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अर्थात इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य का उद्देश्य से धर्म की रक्षा करते हुए वितरणात्मक न्याय व्यवस्था को लागू करना बताया है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, प्रथम वितरणात्मक न्याय, द्वितीय सुधारात्मक न्याय। यहाँ वितरणात्मक न्याय का सामान्य अर्थ है कि जो संरक्षित है उसे पात्र या योग्य जनों में समानता के आधार पर वितरित करना। इस सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए हमारे चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट पर इसका वीडियो जरूर देखें। अतः राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य के विचार निष्कर्षतः इस प्रकार हैं। प्रथम, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है। द्वितीय, गुप्तचरों के संवाद को इसका माध्यम बनाया है। तृतीय, प्रजा व राज्य के मध्य केवल एक ही समझौता हुआ। चतुर्थ, इस समझौते के माध्यम से वैवस्वत मनु को अपना राजा बनाया। पंचम, कौटिल्य वितरणात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। षष्ठम, कौटिल्य ने एक संगठित व शक्तिशाली राज्य की कल्पना कर राजतंत्रात्मक शासन का समर्थन किया है। इस प्रकार से आपने देखा कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में कौटिल्य ने समझौतावादी सिद्धांत का ही समर्थन किया है और इस समझौते में राजा एवं प्रजा दोनों बंधे हुए हैं। यदि राजा अपने दायित्व निर्वहन में असफल होता है तो वह अपना स्वरूप खो देगा। राजा को देवांश बताकर कौटिल्य ने प्रजा में राजा के प्रति राजभक्ति की भावना को जागृत किया है एवं एक शक्तिशाली राजा की कल्पना की है जो समस्त राज्य को संगठित कर एक सुदृढ़ व महान राज्य की स्थापना कर सके। इस प्रकार से कौटिल्य ने एक समझौते के माध्यम से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर एक सुदृढ़, सुसंगठित, शक्तिशाली एवं केंद्रीकृत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया है, जो कि कौटिल्य के विचारों में भी परिलक्षित होता है। कौटिल्य ने अपने इस स्वप्न को साकार करते हुए एक सामान्य बालक को उचित मार्गदर्शन देकर सुयोग्य शासक बनाया, जिसने एक महान साम्राज्य की स्थापना की और कौटिल्य अपने इस यथेष्ट उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात इतिहास में अमर हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज विद योर इनरमोस्ट
को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।